सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टरमाइंड्स। तो आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम हर दिन एक नया करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा आने वाले बीपीएससी मेंस के लिए, 71st के लिए और 72nd के लिए भी, और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, या चाहे भी किसी भी स्टेट पीसीएस का या सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वाई सोशल मीडिया गवर्नेंस is the need of the hour and why there is a need of balancing free speech with the accountability। तो आज का जो है टॉपिक हमारा है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, अच्छे से इसको सुनना है ताकि एक बार में ये टॉपिक आपके दिमाग में आ जाए और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक जो है कि सोशल मीडिया गवर्नेंस की ज़रूरत क्या है और वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंसिंग द फ्री स्पीच विद द अकाउंटेबिलिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है हैज़ रिवोल्यूशनराइज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन का वे है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है उसको रिवोल्यूशनराइज कर रहा है एंड द इंटरेक्शन को हर स्फेयर में। एंड इट हैज़ रेज्ड सीवियर इथिकल एंड चैलेंजेस ऑल्सो। सो जैसे कि ये रिवोल्यूशनराइज किया कम्युनिकेशन इंटरेक्शन को, उसी के साथ इसके कुछ इथिकल इश्यूज और चैलेंजेस भी हैं। तो हमें इस दोनों को बैलेंस करना है, कैसे इथिकल चैलेंजेस और इश्यूज़ को कम किया जा सके और जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको बढ़ा सके ताकि जो इसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है वो सर्व हो सके। तो इसके लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोशल मीडिया टू एड्रेस दिस चैलेंज। सो हम लोग देखेंगे इसको आगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बहुत सारे केसेस में कि देयर इज़ अ नीड फॉर फ्री from influence body to regulate the social media platform while protecting the free speech। तो ऐसा क्यों है? तो जैसा कि जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन से 8 बिलियन पॉपुलेशन है एंड आउट ऑफ दैट 68.7% ऑफ पॉपुलेशन आर हैविंग द सोशल मीडिया अकाउंट, आर यूजिंग द सोशल मीडिया अकाउंट। सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन is using social media। So this shows its importance कि कितने मास स्केल पे इसका यूज़ किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ पब्लिश सो मेनी डेटास एंड इंफॉर्मेशन देयर इन द मीडिया। सो नाउ विल सी कि जो सोशल मीडिया का जो था वो फंडामेंटल पर्पस क्या था। जो सोशल मीडिया इज़ फंडामेंटली अबाउट पीपल एंड ह्यूमन रिलेशन, ये था इसका। तो कैसे? तो इसका जो सोशल मीडिया का ऑपरेशनल फाउंडेशन था वो 3 प्रिंसिपल पे था। पहला था शोकेसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स लाइफ, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल्स। तो जो लोगों के लाइफ, मेरा लाइफ हो गया, मेरी कल्चर होगी, मेरा जो लाइफ स्टाइल हो गया, उसको शोकेस करना था, एक था। दूसरा था मॉडलिंग एंड मेडिटेटिंग द कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। तो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को मॉडलिंग करना था और इंटरेक्शन को, तो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन को मॉडलिंग एंड मेडिटेटिंग करना, मेडिटेट करना था। एक मेडिएटर था कि भाई एक दूसरे के बीच को जो कम्युनिकेशन है उसका एक मेडिएटर, जैसे फ़ोन एक मीडियम है तो उस तरह से एक मीडियम था सोशल मीडिया। एंड द थर्ड वन वाज फैसिलिटेटिंग कनेक्शन दैट ट्रांजेक्ट जोग्राफिकल एंड सोशल बाउंड्री। तो तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बहुत सारे बहुत दूर बैठे हुए लोग, बहुत दूर लोग रहते हैं, उनके बीच का एक बाउंड्री जो है उसको कम करना और इंटरेक्शन को बढ़ाना, कनेक्शन को फैसिलिटेट करना था, कनेक्टिविटी को। जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हम यूएस में बैठे अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, वो इसका एक इंटरनेट ऑब्जेक्ट। तो 3 इसके फाउंडेशंस, ऑपरेशनल फाउंडेशंस थे जो कि इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट थे। एंड दीज फंक्शन वर द सेंट्रल रोल, प्लेड सेंट्रल रोल इन आवर लाइव्स। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट द पीपल इंटरनेट सर्फिंग इज़ मोस्टली वाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अभी जो लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही करते हैं। जैसे कितनों को आदत होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ें या न्यूज़ रिपोर्टिंग देखें, नहीं, लोग सोशल मीडिया को सर्व करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं, अपने आप को अपने लेते हैं। सो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो उसको कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जो सेल्फ स्टाइल मैकेनिज्म था, जो सेल्फ स्टाइल मैकेनिज्म है दैट विल नॉट वर्क फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेशन। तो उसके लिए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देयर इज़ अ नीड ऑफ ऑटोनॉमस फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस बॉडी।
तो ऑटोनोमस अगर एक बॉडी होगी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस से, जैसे कि पीसीआई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, वॉच डॉग, यूपीएससी है, इस तरह के अगर एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होगा टू रेगुलेट द social media platform that should be free from influences. And the Supreme Court proposed कि autonomous regulatory body to oversee social media platform while ensuring protection of free speech. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उसको रेगुलेट करें, एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ, देयर इज अ नीड टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्री स्पीच ऑल्सो. एट द सेम टाइम द कंटेंट हियरिंग, जो रिसेंट का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट हियरिंग कर रहे थे, इंडियाज गॉट लेटेंट शोज एफआईआर इन्वॉल्विंग अलीज ऑब्सिन सीन. ऑब्सिन सीन क्या होता है? एब्यूजिव सीन, जो कि अनएथिकल सीन्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उसको ऑब्सिन सीन बोलते हैं. और एक और था कि रणदीप इलाहाबादिया केस था, वो भी एक इसी तरह का इशू था. सो ये बताता है कि कैसे उसकी रेगुलेशन एक बहुत ही प्राइम और सिग्निफिकेंट है. तो नया जो आईटी रूल 2021 था, जो अमेंड किया गया था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट प्लानिंग अमेंडमेंट्स कवरिंग, वो इस तरह से प्लान को किए हैं ताकि उसमें ऑब्सीन गाइडलाइंस हो, ऑब्सनिटी गाइडलाइंस, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड हो, एआई एंड डी फेक रेगुलेशन हो, इन सब को इनकॉर्पोरेट किया है. और एक जो यूनेस्को का मल्टी स्टेक होल्ड मॉडल है, वो क्या बोलता है कि ये कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात करता है. कोलैबोरेटिव गवर्नेंस ये होता है कि कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट एजेंसीज टू हैव अ प्रॉपर गवर्नेंस. तो इसमें कोलैबोरेशन कौन कौन कर रहा था? तो स्टेट अथॉरिटीज़ कर रही थी, प्लेटफॉर्म्स कर रहे थे, सिविल सोसाइटीज़ कर रहे थे, अंदर रिसर्चर्स. ये सारे इसलिए थे ताकि एक होलिस्टिक मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस हो, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो अच्छे से उसको रेगुलेट किया जाए, एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग द फ्री स्पीच. ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पैराडाइम था. नाउ विल सी द पेरिल्स ऑफ द सोशल मीडिया. तो जो सोशल मीडिया का रिस्क हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो पेरिल्स है, वो क्या क्या हैं? तो इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड लिस्ट ऑफ पेरिल्स, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू लोनलीनेस. इसके अंदर लोनलीनेस होता है, हायर एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, लोअर सेल्फ स्टीम हो जाता है, इवन स्प्रेड ऑफ डीप फेक्स, प्राइवेसी वायलेशन, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, ये सारे चीज़ें भी होती है. फॉर इंस्टेंस रिसेंट केस था रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो जो वायरल हुआ था. और एक अभी जो बिहार इलेक्शन में जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें कि ये दिखाया गया था कि जो मनोज तिवारी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि डीप फेक के थ्रू, जिसमें कि वो आरजेडी का प्रचार करते हुए दिख रहे थे. सो दीज ऑल आर द पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया. इनफैक्ट दे आर हैविंग मल्टीपल पेरिल्स. इवन गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करता है, पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करता है, लोगों के बिहेवियरल चेंज करता है. सो ये सारे उसके पेरिल्स हैं. सो इट हैज़ द प्राइवेसी वायलेशन एंड ऑनलाइन अब्यूज़ ऑल्सो. सी प्राइवेसी वायलेंस है जब हम लोग कोई भी सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट को शेयर करते हैं, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, दे इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ससेप्टेबिलिटी विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम. तो जो आप इन्फॉर्मेशन को, जैसे फेसबुक पे आप कहीं टूर पे गए, अपने बच्चे का फोटो या अपनी फ़ोटो अगर आप उस पर अपलोड करते हैं विद सब इन्फॉर्मेशन कि यहाँ ट्रैवल किए, ये किए, वो किए, तो ये क्या करता है? आपकी वल्नरेबिलिटी ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देता है विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम. सो प्राइवेसी ब्रीच ऑफन इन्वॉल्व्स डेटा माइनिंग होता है, उसमें डेटा शेयरिंग होता है विद द थर्ड पार्टी, लोकेशन शेयरिंग या ट्रैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड ग्रेटर एक्सपोजर टू हैकिंग एंड फिशिंग. जैसे फॉर इंस्टेंस अभी टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिस तरह का आप रील देखोगे उस तरह का जो एल्गोरिथम होता है आपको मॉडिफाई करेगा, उसी तरह का ऐड आपको देगा ताकि आप उसकी ब्रांडिंग हो सके. इवन समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑल्सो यूज दिस एज अ सर्वेलांस और फॉर यूज़र प्रोफाइलिंग, ये भी करते हैं. तो प्राइवेसी वायलेशन होता है, ऑनलाइन अब्यूज़ इसका है. जैसे कि अभी था एक केस था रिसेंट के पेगासस वाला, पेगासस केस, इसमें गवर्नमेंट को दिखाया गया है कि वो सर्वेलांस क्लिक कर रहे हैं और यूज़र को प्रोफाइलिंग कर रहे हैं. बट दैट इज़ नॉट ए गुड, दैट इज़ द अब्यूज़ ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी वायलेंसेस. इन फैक्ट द वुमेन्स and the users are from the marginal identities are more vulnerable. जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, because they don't have that much knowledge about that social media और internet access. वुमेन, ये सारे जो ज़्यादा रिस्क में होते हैं. तो जो वल्नरेबल सेक्शन है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, उसके ज़्यादा बुली हो जाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द साइबर बुलिंग हैज़ बीन राइटली आइडेंटिफाइड द पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन आवर टाइम. सो पब्लिक हेल्थ कंसर्न माना गया है. साइबर बुलिंग जो होता है उसका एक रिपोर्ट आया था मैकेफी कॉर्पोरेशन के द्वारा, उसमें बोला गया था कि 85%
of the children are victim of cyberbullying. Imagine the situation. And it is also said that the mostly जो फेक न्यूज़ होते हैं 46% ऑफ फेक न्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल इन नेचर. एंड द नेक्स्ट इज प्राइवेसी वॉयलेशन, जो मेनली होता है वो होता है डेटा माइनिंग से एंड द थर्ड पार्टी शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज द वल्नरेबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है किसका, वुमेंस का एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी का. And disinformation source identifies like social media as the biggest source of disinformation. 64% लोग जो हैं ये मानते हैं. ये किसकी स्टडी थी, तो यूनेस्को एरिप्सोस की स्टडी थी कि जो 64% जो डिसइंफॉर्मेशन होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है. एंड मास सर्वेलेंस दैट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बीन डूइंग, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सो द ट्रिपल थ्रेट डिमांड रोबस्ट मैनिफेस्टेड रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स फ्रेजाइल एंड डिवाइडेड सोशल ऑर्डर. तो इसके लिए बहुत सारी मूवीज़ बनी है इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने, जैसे फिल्म सच एज द लॉगआउट 25, नॉट ओके, वॉर ऑफ लाइक्स 2021, द वेब सीरीज सच एज द एडोलसेंस 2025. दीज ऑल आर द मूवीज़ जो बताती हैं कैसे जो साइबर बुलिंग और जो हमारा वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाता है थ्रू द सोशल मीडिया. इनफैक्ट जो LGBT कम्युनिटी हैं उनके लिए डबल शॉर्ट एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है. एक तो शॉर्ट ये है कि उनके बेनिफिट के लिए कि अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा सोशल ग्रुप तक वो रीच कर पाते हैं. ऑन अदर हैंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लेस रिमेन्स एक्टिव साइट फॉर द ब्रोजन ट्रांसफोबिक एंड होमोफोबिक साइबर बुलिंग. तो ऐसे भी लोगों को करते हैं, सोशल स्टिग्मेटाइज करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं. सो फेक न्यूज़, जैसे कि हमने बताया था कि इप्सोस की स्टडी थी और यूनेस्को की कंबाइंड स्टडीज़ में 64% जो लोग ये मानते हैं कि जो डिसइंफॉर्मेशन जो है दैट आर स्प्रेड बाय थ्रू द फेक न्यूज़ ऑन द सोशल मीडिया. और ऑलमोस्ट 1 in 2 इंडियन अर्बन एरियाज रिलाई ऑन द मीडिया फीड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन. तो इमेजिन कि ऑलमोस्ट 56% लोग जो अर्बन एरियाज में हैं वो रिलाई करते हैं सोशल मीडिया फीड एज their primary source of news and information. So the severity you can imagine, and in fact already we have seen in the infographic that the 46% of the fake news are political in nature, and it has followed by religious related misinformation of 16.8%. So there is a beyond perils and possibilities. There is beyond perils and possibilities. तो इसके और जो पॉसिबिलिटीज़ क्या होते हैं, जैसे कि अलग अलग जर्नलिस्ट हो गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए हैं, एक्टिविस्ट हो गए हैं, या फिर पीस एडवोकेट्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, लोगों तक रीच करने के लिए, अपने आइडियाज़, प्रोपेगेंडाज को, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए. लेकिन जब फेक न्यूज़ और डीप फेक्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर देते हैं. उनकी जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको वो लोगों को लगता है कि वो गलत, सारा इन्फॉर्मेशन गलत ही है, और जो क्रेडिबिलिटी होती है इंस्टीट्यूशन की या उस बॉडी की वो वीक हो जाती है. सो देर इज़ अ नीड टू हैव फ्रॉम द कंज्यूमर टू सिटीजन अप्रोच. जो मीडिया हाउसेज हैं, जो सोशल मीडिया, उनको ये समझना पड़ेगा कि देर इज़ अ नीड टू हैव द सिटीजन अप्रोच रादर देन द कंज्यूमर अप्रोच फॉर अ केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट टू प्रमोट अ मोर principled use of social media. तो इंटरनेट गवर्नेंस ऑलरेडी वी हैव सीन इन द टॉप दैट द सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो कि फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस होना चाहिए रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडियाज़ को, जो कि इंश्योर करे कि डेमोक्रेसी कैन बी रियलाइज्ड एंड रीअफर्म्ड इन डिजिटल सोसाइटी. एंड द सेल्फ स्टाइल्ड जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है वो उसको अवॉइड करके रादर देन it will be ineffective rather than कि free from influence and overseas social media platform which hearing plea by the YouTube रणबीर सिंह नदलिया and other challenges FIR जो हुए हैं उसमें उन्होंने बताया है. और एट द सेम टाइम को जो सुप्रीम जो रणवीर अलावदिया केस में या फिर समय रैना केस में सुप्रीम, उसके बाद की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे. और उसके बाद जो ये भी बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इन अ नोट टू द कोर्ट दैट इट इज सेड दैट द प्लानिंग टू अमेंड कोड ऑफ ethics published with the information technology rule of 2021 to incorporate guidelines of sensitivity for all digital content accessibilities for online curated content and AI and deepfake, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे जैसा कि ऊपर भी हमने देखा था. और यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी
यूनेस्को ने बोला था कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लाया जाए ताकि देर इज़ ए balance of regulation, checks and balance through institutional involvement and scrutiny. Such approach present and complete constructive convergence of principles. So इस तरह से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं जिसमें कि सबका बेनिफिट होगा, सोशल मीडिया का भी, लोगों का भी, उसकी प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच भी होगा। एट द सेम टाइम जो सोशल मीडिया का रेगुलेशन भी इफेक्टिव होगा बाय यूजिंग द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो रेगुलेट करना चाहिए, जो फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस हो। सो विद दिस टॉपिक एंड्स। अब हम ये देखते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप इनमें से किसी एक क्वेश्चन को अब लिख सकते हैं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि आप इस आर्टिकल से क्या समझे हैं। सो जैसे कि इन द प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ रिवोल्यूशनराइज आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, हाउएवर इट हैज़ रेज सेवरल इथिकल इशूज एंड चैलेंजेस। तो कैसे ये इसमें ये लिखना है कि कैसे डिजिटल एज में सोशल मीडिया हैज़ रिवोल्यूशनराइज आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, पहले ये लिखना है। उसके बाद कैसे इट हैज़ रेज सेवरल एथिकल इशूज एंड चैलेंजेस, तो वो दिखाना, जैसे रणवीर अलावदिया केस में, समय रैना केस में, डीप फेक्स में, रश्मिका मंदाना में, और 2-4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको दिखाना है कि क्या एथिकल डायलेमा है इन दिस रिगार्ड। तो पहला एथिकल डायलेमा है कि फ्री स्पीच, और उसके साथ है कि डिजिटल इकोसिस्टम जो उसको है उसको प्रोटेक्ट करना है, वो है रेगुलेशन वर्सेस ऑटोनॉमी को, ये एक डायलेमा है, वर्सेस कंज्यूमर वर्सेस सिटीजन को, ये एक डायलेमा है। तो इन सब डायलेमाओं को कैसे ये बताता है वो दिखाना है। तो आप ये ले सकते हैं। फिर दूसरा है कि यूनिक वल्नरेबिलिटी फेस बाय द चिल्ड्रन वुमेन, कैसे ये लोग ज़्यादा वल्नरेबिलिटी फेस करते हैं। सजेस्ट मेजर्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। वाई द साइबर बुलिंग सीन एज द पब्लिक हेल्थ चैलेंज, क्यों देखा गया है, तो आपको डेटा जो ऊपर टेबल में था वो आप लिख सकते हैं। एलेबोरेट एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस। इसके साथ ये बाकी 2 क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को लिख लोगे या फिर इससे सोचने की कोशिश करो 1 से 2 मिनट, यू विल गेट टू नो कि इस टॉपिक का सारा जिस्ट जो है आपके दिमाग में आ जाएगा और यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर इन अ बेटर वे। तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर पर्सनल नॉलेज एज वेल। तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से यूज़ करो और अपने डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन सब चीज़ों को, और लोगों को ये स्प्रेड करना है ताकि डिजिटल अवेयरनेस भी हो। जैसे जैसे साइबर बुलिंग, डीप फेक्स, AI का मिसयूज़ ये बढ़ते जा रहा है, तो इट हैज़ बिकम वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेगुलेशन ऑन सोशल मीडिया, and at the same time there is a need to protect the free speech also, because free speech is the part and parcel of constitution and it should be protected. So with this I would like to thank you all for being the part of this Maze Master family. Thank you.